आज हम लोग इसी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में प्रेसिडेंट के बाद जो प्राइम मिनिस्टर है की चर्चा हुई थी, उसके इलेक्शन की चर्चा हुई थी कल, उसी को स्पष्ट करेंगे आगे और उसके क्या पावर फंक्शन है। तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भारतवर्ष में बेहद महत्वपूर्ण है और राष्ट्रपति भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ होते हैं, हेड होते हैं, किंतु रियल चीफ जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के अनंत कार्य हैं, बहुत ढेर सारे कार्य हैं, किंतु कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर डिटरमाइन्स द जनरल डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड इंश्योर कोऑर्डिनेट एंड द पावरफुल वर्क ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर leads the work of the cabinet of ministers and is responsible before the sea. याद रखेंगे, मेरे मन में एक विचार आया कि आप लोगों को बता दूं, आपको शायद पता होगा या नहीं तो जान लें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। वो बहुमत दल के नेता होते हैं या एलायन के जो लीडर होते हैं। कभी कभी आजकल देखा जाता है कि एक पार्टी स्वयं का स्तर पर बहुमत हासिल करने में असक्षम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई पार्टियों का एलायन हो जाता है के सहयोग से चुनाव लड़े जाते हैं। तो उसमें जो लीडर होते हैं उसको भी या जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं जो बहुमत हासिल कर सकते हैं या जिनके पास में क्षमता है, उसके जो लीडर होते हैं उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है, उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में। अब इसके बाद का जो क्रियाकलाप है वो सब के सब प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री सलाह देते हैं विभिन्न मिनिस्टर्स की और उसके दायित्व को, कैंडिडेट को और उसके दायित्व को का लिस्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को कि आपको अमुक अमुक कैंडिडेट को, अमुक अमुक एमपी को इस पद पर, इस मिनिस्टर के रूप में उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलानी है। ये शपथ भी वही दिलवाते हैं राष्ट्रपति, किंतु प्रधानमंत्री जैसा चाहते हैं, जिस प्रकार का भी लिस्ट देते हैं मिनिस्टर्स के लिए, उनको अक्षरशः राष्ट्रपति लागू करते हैं। राष्ट्रपति यद्यपि संवैधानिक चीफ हैं, किंतु वास्तविक में जो महत्वपूर्ण रोल होता है, फंक्शन होता है, वो प्रधानमंत्री का ही होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री चूंकि बहुमत दल के नेता होते हैं, इसीलिए पूरी पकड़ मिनिस्ट्री पर प्रधानमंत्री की ही होती है और प्रधानमंत्री के ही अनुसार तमाम मंत्रियों को कार्य करना पड़ता है। समय समय पर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की बैठक लेते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं, विचार भी लेते हैं, परामर्श भी लेते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि विभिन्न मंत्रियों का जो दायित्व दिया जाता है वो प्रधानमंत्री के ही द्वारा, जो राष्ट्रपति के द्वारा करवाए जाते हैं, नियुक्त करवाए जाते हैं, अपॉइंट करवाए जाते हैं, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए जाते हैं। अब है कि तीन प्रकार का, तीन कैटेगरी का मिनिस्टर्स होते हैं। नियम है कि जितने भी सीट्स हैं जो गवर्नमेंट में होते हैं, उनका मैक्सिमम 1/3 कैंडिडेट को ही, 1/3 एमपी को ही मैक्सिमम आप मिनिस्टर्स बना सकते हैं। आप मिनिस्टर्स के रूप में उन्हें पद दे सकते हैं। किंतु
कभी कभी तुष्टीकरण की नीति के कारण, विभिन्न पार्टियों का विलय होने के कारण कि अमुक पार्टी का भी कुछ मिनिस्टर होना चाहिए, अमुक पार्टी का भी होना चाहिए, अमुक पार्टी का भी होना, क्योंकि लाइन का रहता है। तो वैसी स्थिति में कभी कभी देखा जाता है जंबो जेट जैसे बन जाता है मिनिस्टर। तो इस तरह से कभी विस्तार भी जरूरत से ज्यादा हो जाता है, किंतु सरकार को चाहिए कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है तो उसमें उन मर्यादा का, सीमाओं का पालन करे, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा राजकोष का खर्च आता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। एक तो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, और एक उप मंत्री के रूप में होते हैं। तो जो सबसे अधिक सीनियर होते हैं, मोस्ट पॉपुलर होते हैं, मोस्ट डेडिकेटेड होते हैं फॉर द पार्टी एंड द पब्लिक, ऐसे लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है। ऑल सीनियर मोस्ट कैंडिडेट, ऑल सीनियर मोस्ट MPs of their party, their own party and alliance, who are most responsible, most senior, most popular, most dedicated to the party and the nation. Prime Minister provide this important or prestigious cabinet minister, यानी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे MP को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, पद दिया जाता है। उसके बाद के जो होते हैं उससे कम जो महत्व रखने वाले होते हैं उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, और उसके बाद जो होते हैं वह है उपमंत्री के रूप में होते हैं। तो इस तरह से मिनिस्टर्स को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। फिर भी बहुत से उनके कैंडिडेट रहते हैं, ढेर सारे कैंडिडेट जिनको चाहकर भी प्राइम मिनिस्टर मंत्री नहीं बनाते हैं, क्योंकि मंत्री बनाने की भी एक सीमा होती है। उसी सीमा में मिनिस्टर बनाए जाते हैं, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाए जाते हैं ऐसे MPs को। ये सारा का सारा कार्य रोल प्रधानमंत्री का ही होता है। अब कैबिनेट मिनिस्टर में भी एक कोर कमेटी होती है, मतलब अब जैसे कि 15 ठो, 17 ठो, 20 ठो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, तो उस 20 में भी जो टॉप मोस्ट कि प्रथम 5 यानी कि फर्स्ट 5, प्रथम 5 जो गिनती पर बेहद विश्वसनीय, बेहद लोकप्रिय और डेडिकेटेड फॉर देयर पार्टीज होते हैं, उसको कोर कमिटी में रखा जाता है। हम लोग ऐसे प्रचलन में कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को वेलकम करने के लिए कहते हैं ना, यस यू आर मोस्ट वेलकम विद कोर ऑफ माय हार्ट। तो यही कोर कमिटी है। तो प्रधानमंत्री की आत्मा के रूप में माना जाता है ऐसे कोर कमिटी को, कैबिनेट मिनिस्टर में से जो कोर कमिटी बनाए जाते हैं। तो ये सारा कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी जो कैबिनेट मिनिस्टर के कैबिनेट की जो बैठक लेते हैं उसमें चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है ना। उसमें ऑल इन ऑल होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न डिपार्टमेंट में विभिन्न कार्यों को कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं सभी मिनिस्टर्स को।
फिर जो है समय समय पर प्रधानमंत्री का यह भी कार्य होता है कि सुपरविजन करते हैं कि मैंने जो विभिन्न डिपार्टमेंट को, विभिन्न मिनिस्टर को दायित्व दिया गया है वो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, क्या उनका कार्य सही तरीके से कर रहा है, क्या अपने डिपार्टमेंट में विधिवत रूप से उस सेवा का कार्य कर रहे हैं, आम पब्लिक का कार्य कर रहे हैं या नजरअंदाज करके चल रहे हैं। तो सुपरविजन करते हैं विभिन्न कार्यों का, विभिन्न मिनिस्टर्स के कार्यों का। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मानो कैबिनेट का वो क्या है तो शिल्पकार है। उसको सुसज्जित करने के लिए सिस्टम किसको किस प्रकार का डिपार्टमेंट दिया जाए कि बेहतर से बेहतर तरीके से वो कार्य कर सके अपने डिपार्टमेंट का, इसलिए उसको प्रधानमंत्री को की स्टोन के रूप में भी जाना जाता है। कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का कार्य भी प्रधानमंत्री करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लिंक का कार्य करते हैं, कड़ी का कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाना, राष्ट्रपति के द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं मंत्रिमंडल में देना, ये सारे के सारे कार्य प्रधानमंत्री के ही होते हैं। तत्पश्चात याद रखेंगे कि कोई भी मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से, कोई भी मिनिस्टर, आप याद रखेंगे, कोई भी मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के ही ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही कोई भी मिनिस्टर उस पद पर बने रह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि प्रधानमंत्री जब तक चाहेंगे उस 5 साल का जो कार्यकाल होता है, इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री किसी भी मिनिस्टर को जब तक चाहेंगे तब तक उस 5 वर्ष तक के लिए, उनको चाहे तो 5 वर्ष तक के लिए उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, या चाहे तो वो 6 महीना में ही या साल भर में ही उसको उस पद से टर्मिनेट कर देते हैं। उनको रिजाइन करने के लिए कहा जाता है, नहीं करेंगे उनको उस पद से स्वतः मुक्त कर देंगे। तो ये यानी प्रधानमंत्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल व्यक्तिगत रूप से कोई भी मिनिस्टर होता है। हाँ, सामूहिक रूप से यदि रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तो ऐसी स्थिति में वो लोकसभा के प्रति होगा। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो फुली रिस्पॉन्सिबल जो है वो लोकसभा के प्रति है। यानी कि लोकसभा जब तक है सर्वाइव तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत मिनिस्टर की जहां तक बात है तो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत है। ढेर सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कार्य के अंतर्गत आता है। तो संक्षिप्त रूप से मैंने 4-5 उसके पावर फंक्शन को गिनाने का प्रयास किया है। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।